नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें होने वाली हैं। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे शाह का मिशन मारवाड़। खबर नंबर 2 होगी शाह का शहीदों को सलाम। खबर नंबर 3 आपको दिखाएंगे शराब का खेल, खाकी का घालमेल। इसके साथ ही नजर रहेगी खबर ग्रामीणों का पानीपत पर, और खबर आपको यह भी दिखाएंगे कि लंपी को लेकर किस तरीके से निकाय लापरवाह बना हुआ है। और चलिए सबसे पहले आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इस वक्त जोधपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। अब से कुछ ही समय में बैठक का वे संबोधन भी करने वाले हैं। लगातार आपको सीधी तस्वीरें जोधपुर से दिखाएंगे। शाह के दौरे को लेकर इस वक्त 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब गृह मंत्री अमित शाह सन सिटी में पहुंचे थे, वहां पर किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। मालाएं पहनाई गई, गिफ्ट्स भी दिए गए। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग यहां पर पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर गृह मंत्री का रोड शो किस तरीके से किया गया, ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर बीजेपी का मिशन ओबीसी, इसे लेकर आज शाह बैठक करने वाले हैं और इस बैठक को अब से कुछ ही समय में संबोधित करेंगे। इस वक्त सहयोगी बाबूलाल धाल सीधे वहां से जुड़ चुके हैं जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। होटल से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट और कितना वक्त लग सकता है संबोधन में? जी, 3 मिनट पहले अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं। मीडिया को यानी कि बाहर कर दिया गया है। शायद मीडिया में उनका संबोधन लाइव नहीं रहेगा फिलहाल, लेकिन इस वक्त जो है वो ओबीसी मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, उनका संबोधन हो रहा है और वो अमित शाह के सामने जो मोदी सरकार ने सौगातें दी हैं ओबीसी को पिछले 7-8 साल के कार्यकाल में, उनको गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि ओबीसी का मोदी सरकार में, बीजेपी में भरोसा बरकरार है। और अगले दिनों में जब जो भी चुनाव आएंगे अगले साल या उससे अगले साल, जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे या इस साल, तो उसमें ओबीसी बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट करेगी। तो एक भरोसा दिलाने की एक कोशिश है अमित शाह को इस वक्त, जो कि ओबीसी के जो तमाम बड़े नेता देश भर के इस बैठक में आए हुए हैं, वो एहसास करा रहे हैं अमित शाह को कि ओबीसी की तरफ से आप निष्फिक्र रहिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। ओबीसी बीजेपी के साथ थी और ओबीसी बीजेपी के साथ ही रहेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे ओबीसी से वो पूरे कर पाने में वो कामयाब रही है। लिहाजा एक सकारात्मक, एक पॉजिटिविटी है ओबीसी वर्ग में कि ये सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। और खास तौर से जो जमीनी जातियां हैं, जो किसान जातियां हैं ओबीसी की, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और 55 से 60% की आबादी मानी जाती है इस देश में ओबीसी की। तो ये वो वर्ग है जो सरकार बना देता है और सरकार गिरा देता है एक तरह से, यानी सत्ता से किसी भी पार्टी को बेदखल भी कर देता है। तो ओबीसी को अपने करीब लाने के लिए अमित शाह, मोदी जी और जो दूसरे पार्टी की चुनावी मशीनरी में काम करने वाले लोग हैं, वो इस वर्ग को अपने साथ जोड़े रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। यूपी में जो है पिछड़ों ने सरकार बनाई, सब लोग तारीफें कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार में तो 27 मंत्री ओबीसी के हैं। तो ऐसी सूरत में जब ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया ओबीसी आयोग को, इसके अलावा जो केंद्र से जुड़ी हुई जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें भी ओबीसी का रिजर्वेशन कर दिया गया है। ओबीसी की जो दूसरी जो डिमांड थी उनके ऊपर भी फैसले लिए गए हैं और जो भी गांव का, गरीब का, किसान का भला हो सकता है, तो उसको लेकर जो मोदी सरकार की स्कीम्स है उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ओबीसी की जो बिल्कुल, और बाबूलाल, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन ओबीसी पर जोधपुर पहुंच चुके हैं और आपने बताया कि जो ओबीसी वर्ग हैं वहां के बड़े बड़े नेता लोग पहुंचे हुए हैं और आश्वस्त किया जा रहा है कि हम सभी आपके साथ हैं। ये बड़ा संदेश हो सकता है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बड़ा संदेश है ही। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ है, जब अमित शाह हुंकार भरेंगे तो निगाह इसी बात पर रहेंगी कि वो किन किन मुद्दों पर अशोक गहलोत को घेरेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत हमेशा पीएम मोदी और अमित शाह को निशाने पर लेते हैं। ऐसा कोई भाषण नहीं होता जिसमें इन दोनों का जिक्र नहीं होता। लिहाजा जब जोधपुर में है अमित शाह, तो उनके घर में वो आज जो बात कहेंगे उसकी गूंज भी जयपुर और दिल्ली तक जरूर सुनाई देने वाली है, क्योंकि
अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें एकजुटता का अभाव है। साथ में जिन जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी हमलावर रहती है, आज उन मुद्दों को अपनी आवाज़ देंगे अमित शाह और राजस्थान की जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार, पौने 4 साल में आम जनता के मुद्दों को भूल करके, आम जन के हितों को भूल करके सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगी, कुर्सी बचाने में लगी हुई है। और जो नाकामियां इस सरकार की बीजेपी महसूस करती है, उन नाकामियों को भी गिनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो बीजेपी के नेताओं ने फीडबैक दिया है कि हम इन इश्यूज़ को आपको छूना चाहिए, तो वो उन पर भी अपनी बात मुखरता के साथ कहेंगे। और अमित शाह जब बोलते हैं तो बहुत मुखर होकर के बोलते हैं। और जो ओबीसी वर्ग के जितने भी नेता आए हुए हैं देश भर से, उनके बीच में वो जोश और उत्साह का संचार करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप संतुष्ट होकर के मत बैठ जाइएगा, क्योंकि आपकी जो भूमिका आने वाले चुनाव में वो और बड़ी होने वाली है। लिहाजा ओबीसी का साथ आप हमेशा बीजेपी के साथ देते रहिए, तब कहीं जाकर हम हमेशा बाबूलाल जब मंच से शाह हुंकार भरेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी सरकार की तारीफ करेंगे, केंद्र सरकार की तारीफ करेंगे और इसके साथ ही राज्य सरकार की निंदा होगी, ये तो होना ही है। और कहीं ना कहीं ये भी संदेश दिया जाएगा बाबूलाल कि ओबीसी के लिए राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, जैसा कि पहले से ये कहा जाने लगा है। अब जी बिल्कुल, खुद अशोक गहलोत भी जो हैं वो ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, लेकिन जोधपुर में अशोक गहलोत के मुकाबले एक और गहलोत को खड़ा कर रही है पार्टी, राजेंद्र गहलोत को खड़ा किया जा रहा है। जहां पर ये कार्य समिति हो रही है, ठीक उसके बाहर आप ये व्यू देखिएगा, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन झील का किनारा है, कायलाना झील है ये जोधपुर की, उसके किनारे पर ये होटल लेक व्यू भव्य नज़ारा आपको दिखेगा। और ठीक इस होटल के किनारे पर ये इस झील के किनारे पर ये होटल बना हुआ है। सियासी तपिश बहुत ज़्यादा है, सियासत की यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और उसके बीच में जब ये आयोजन हो रहा है तो इसकी गूंज दूर तक महसूस की जाएगी, दूर दूर तक अमित शाह के कटआउट्स यहाँ पर लगे हुए। पूरे शहर में आज बहुत ही जोश और उत्साह का माहौल था। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता ग्रास रूट का, उसने भी आज अमित शाह के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। अशोक गहलोत तक ये मैसेज बीजेपी पहुँचा देना चाहती है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है वो सत्ता से। अगले साल भले चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। यही एहसास कराने के लिए जोधपुर शहर से जो मैसेज जाएगा, उसकी गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दे, इसका इंतजाम बीजेपी ने किया है। क्योंकि बीजेपी की मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। ये पार्टी कुछ भी बोलती है, चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में तमाम कार्यकर्ताओं तक वो बात पहुंच जाती है। जब अमित शाह बोलेंगे तो उनकी बात भी हर ग्रास रूट के वर्कर तक और आम जनता तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसकी कोशिश भी बीजेपी करती है। और इस पार्टी की यही कोशिश है कि ओबीसी का साथ मिले तो फिर बीजेपी को सत्ता से कोई दूर करने वाला नहीं है। बीजेपी हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती है और इसके लिए जो उनकी रणनीति है, जो वो हमेशा काम करते हैं, वो इतनी कारगर रहती है कि उसका तोड़ निकाल पाना दूसरी पार्टियों के लिए कोई आसान काम नहीं है। उनकी जो चुनावी मशीनरी है वो इतना ज़्यादा काम करती है, ब्रशअप करती रहती है अपने कार्यकर्ताओं को। और ये कोई एक दिन नहीं होता, ये हर महीने चलता रहता है, 7 दिन काम होता है। 365 दिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बैठकों में व्यस्त रहते हैं और ग्रास रूट की सच्चाई को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक रूबरू कराते रहते हैं। तो बीजेपी का जो फीडबैक जो तंत्र है वो इतना मजबूत है कि उसका तोड़ निकाल पाना अभी तक जो प्रतिद्वंदी पार्टियां उनके लिए आसान नहीं रहा है। लिहाजा अब जो ओबीसी पर इस वक्त जो अपने और करीब लाने की जो कोशिश हो रही है पार्टी की, तो वो इसी तरह से एससी को भी लाएंगे। जो दूसरे जनरल कास्ट है, जो स्वर्ण वर्ग है, उसमें बीजेपी का जनाधार हमेशा से मजबूत रहा है। क्योंकि किसी ज़माने में तो यही कहा जाता था कि स्वर्णों की पार्टी है, राजपूत, ब्राह्मण, महाजन जो है वो इस पार्टी का वोटर होता है। लेकिन अब बीजेपी उस वर्ग से बहुत आगे निकल चुकी है। ओबीसी आज उसका कोर वोट बन गया है, एससी उसे बढ़ चढ़ करके वोट देती है और एसटी तो अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि अब कभी उनसे छिटकेगी नहीं। तो हमेशा से बीजेपी ने हर वर्ग को अपने करीब ला करके उसे अपना पक्का वोट बनाने की कोशिश की है। एक बार वोट मिल गया तो दोबारा करीब लाने की कोशिशें चल रही हैं। और सिर्फ मिशन 2023 ही नहीं, मिशन ओबीसी पर भी इस वक्त बीजेपी निकल चुकी है। और अब से कुछ ही समय में संदेश भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह कि अगली बार जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की ही बनने वाली है। लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी बन जाएगी। जिस तरीके से ओबीसी के वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज होगा ये कांग्रेस के लिए साथ दे। इसीलिए ये पार्टी ग्रास रूट पर इतनी मजबूत हो गई और कांग्रेस इतनी कमजोर होती हुई चली गई। इसलिए आज राहुल गांधी को
भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है, वहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है अपने जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को और धारदार तरीके से प्रशिक्षण देकर के और मजबूत बनाने में जुटे हैं, ताकि बीजेपी का कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहे और जब भी चुनाव आए, जब भी उसकी अग्नि परीक्षा का वक्त आए, तो फिर वो पीछे ना हटे। यही वजह है कि बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है, तो जो उसकी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो लगातार कमजोर हो रही है। इसका मतलब यही है कि जिन पार्टियों का जनाधार था वो खिसक करके बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और वो अब हमेशा बीजेपी में बने रहना चाहता है। अगर वो छिटकने की कोशिश भी करता है तो बीजेपी उसे फिर से पकड़ लेती है, उसे पूछती है कि भाई आपकी हमसे नाराजगी क्या है। तो ये जो नाराजगी दूर कर समय रहते पार्टी का जो वर्कर है फिर से बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, यही चीज इस पार्टी को बड़ा बनाती है। और इसके जो नेता हैं वो उनको जमीन पर ही हमेशा चलना पड़ता है, क्योंकि पूरी खबर दिल्ली तक जाती है। जो भी थोड़ी बहुत हवा में उड़ान भरने की कोशिश करता है तो उसके पर कतर दिए जाते हैं। इसलिए बीजेपी ग्रास रूट पर अपने वर्कर का बहुत सम्मान करती है और उसका जो कार्यकर्ता है जब भी मौका आता है अपनी पार्टी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ता और उसके लिए जी जान लगा देता है। यही वजह है कि आज बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो देश और दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, क्योंकि एक एक वर्ग, एक एक घर तक उसकी पकड़ है। उसका कार्यकर्ता हर घर पर जाकर के घंटी बजाता है, हालचाल पूछता है। वोट की अपील तो वो 5 साल बाद में करता है, वोट की मांग तो वो 5वें साल करता है, लेकिन उससे पहले वो समाज के बीच में एक ऐसा माहौल बना देता है कि हम ही आपकी पूछ परख कर सकते हैं, हम ही आपके दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो चीज बीजेपी करती है दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती, इसलिए हर वर्ग आज बीजेपी के इतना करीब है और दूसरी जो पार्टियां हैं वो इस दिशा में 1 कदम 2 कदम से ज़्यादा आगे चल नहीं पाई है। बीजेपी अब 100 कदम आगे चल रही है। यही वजह है कि ओबीसी जैसी जो बड़े वर्ग हैं उसकी बड़ी बड़ी जातियां आज बीजेपी के इतना करीब है कि वो अब 10-5 साल सत्ता में नहीं बने रहना चाहती। उसने तय किया कि वो अगले 40-50 साल तक सत्ता में बनी रहेगी और उसके लिए जो भी उसे करना पड़े वो करती रहेगी और वो कर भी रही है, दिखा भी रही है और नतीजे भी दे रही है। और उनके पास में इस वक्त देश दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र मोदी के रूप में। इसलिए आज नरेंद्र मोदी में जो देश की जनता का भरोसा है उसका वो पूरा फायदा भी उठा रही है और उनकी जो योजनाएं हैं उनके दम पर वो सत्ता में वापसी भी कर रही है और चुनाव दर चुनाव भी जीत रही है। जी बिल्कुल बाबूलाल, जिस तरीके से कुनबा लगातार बीजेपी अपना बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है और वक्त हो चला है बाबूलाल कि कांग्रेस भी अब ये समझे कि उसे भी जरूरत है मिशन 2023 के लिए निकलने की। चुनाव होते हैं तो ये तस्वीरें 5 अलग अलग इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के दौरे पर हैं, लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब से कुछ ही समय में बैठक का संबोधन भी गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और जब मंच से शाह दहाड़ेंगे तो कई तरीके के संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को भी देंगे और इसके साथ ही राज्य सरकार को भी। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब शाह जोधपुर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है मंच से, कार्य समिति की बैठक का मंच यहां पर सजा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ ही मौजूद हैं और इसके साथ ही बीजेपी के कई बड़े कार्यकर्ता और नेता भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। इस वक्त शाह का सम्मान किया जा रहा है, साफा पहनाया जा रहा है, पगड़ी पहनाई जा रही है और इसके साथ ही मोमेंटो के साथ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हो रहा है। तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहां पर हो रही है और कुछ ही समय में संबोधन भी करेंगे शाह। संबोधन में क्या कुछ बातें कहेंगे वो भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। 3 अलग अलग तस्वीरें शाह के राजस्थान दौरे को लेकर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। सन सिटी से ये पहली तस्वीर है। जब शाह सन सिटी पहुंचे तो किस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और लोगों के चेहरों पर एक उत्साह भी देखने को मिला। जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो उस वक्त जोश से भरे नजर आए क्योंकि शाह उनके घर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं 2023 में जीत का मंत्र भी देंगे। दूसरी तस्वीर रोड शो के दौरान की है जहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया है बीजेपी की ओर से। शाह के पहुंचने पर यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, अपनी अपनी गाड़ियों से हाथों में झंडा लिए यहां पर रोड शो किया गया है और
चार अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर एयरपोर्ट से है, दूसरी तस्वीर रोड शो की तस्वीरें हैं। जैसा कि आपको बता रहे थे, यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन किया गया, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और शक्ति दिखाई गई, किस तरीके से बीजेपी की शक्ति है और कहीं ना कहीं 2023 को लेकर भी यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की गई है। तीसरी तस्वीर शाह का सम्मान किया गया है। मंच से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। उससे पहले यहां पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं सभी ने शाह को सम्मानित किया। और चौथी और आखिरी तस्वीर मिशन ओबीसी की। अगर सियासी समीकरण की बात करें तो ओबीसी का वोट कई मायनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको सरकार बनानी है राजस्थान में। और यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त मिशन ओबीसी पर निकल चुकी है। ओबीसी के वोट को साधने के लिए इस वक्त बीजेपी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस वक्त खुद अमित शाह जोधपुर पहुंच चुके हैं। और शाह के दौरे की 5 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से शाह का दौरा कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। और चुनावों में बहुत ज्यादा देर भी नहीं रह गया है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और मिशन 2023 के साथ ही अमित शाह आज जोधपुर में मिशन ओबीसी पर निकले हुए हैं। और इसके साथ ही ओबीसी के नेता कहीं ना कहीं ये आश्वासन दे रहे हैं बीजेपी को कि वे चिंता ना करें, वे इनके साथ हैं। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर की तन्नोट माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अमित शाह भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह और अन्य नेता और अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाह के दौरे को लेकर शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इसके साथ ही यहां पर 17 करोड़ 67 लाख रुपए से होने वाले विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया है। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। जंगल जानवरों के लिए है और उनके रिहायशी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम हो वो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध कर रहे थे और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर फुल डे और हाफ डे सफारी के ऊपर अंकुश लगाने की वन विभाग ने तैयारी कर ली है। एक लंबे अरसे से वन्यजीव प्रेमी फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि पूरे दिन भर और आधे दिन तक जो पर्यटक हैं जंगल के अंदर वन्य जीवों पे और ख़ास तौर पर बाघों के जीवन के ऊपर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ पर हाफ डे और फुल डे सफारी के जरिए बाघों को नजदीक से देखते हैं, लेकिन इंसानों की आवाजाही की वजह से बाघों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी लंबे अरसे से यहाँ सफारी बंद करने की मांग करते रहे हैं। इस मांग को देखते हुए 15 दिन पहले ही फुल डे और हाफ डे सफारी बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का कहना है कि उनको ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लिखित में आदेश नहीं आने की वजह से पर्यावरणविद नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे जानवरों पे जो प्रेशर आ रहा था वो बहुत कम होगा। सुबह से लेकर शाम तक जानवर गिरा पड़ा रहता है टूरिस्ट से। दैट इज बहुत सराहनीय काम हुआ है ये। एंड इसके साथ साथ यदि आदमी को 24 घंटे टाइगर देखना तो वो जू चला जाए। तो हमको जंगल चाहिए, जानवर चाहिए, नॉट कॉस्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म चाहिए हमको, लेकिन नॉट कॉस्ट ऑफ जानवर। बाघों के घर रणथंभौर में प्रमुख सचिव वन शिखर अग्रवाल जी ने हाफ डे और फुल डे सफारी
को पूर्णतया बंद करने के आदेश दे दिए, उसके बाद भी वन्य जीव प्रशासन राजस्थान सरकार अभी तक भी 1 डे फुल डे सफारी पर रोक लगाने के आदेश नहीं निकाल रहा है। हाफ डे फुल डे सफारी का राजस्थान के सारे वन्य जीव प्रेमी विरोध कर रहे हैं। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य से वन विभाग को भारी आमदनी होती है। आपको बता दें कि 80 बाघों वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 10 जोन में 5 जोन में फुल डे और हाफ डे सफारी की अनुमति है। फुल डे सफारी के लिए भारतीयों को 54,505 रुपए देने होते हैं। फुल डे सफारी के लिए विदेशी लोगों को 70,214 रुपए देने होते हैं। हाफ डे सफारी के लिए भारतीयों को जहां 27,443 रुपए देने होते हैं, वहीं हाफ डे सफारी के लिए विदेशी लोगों को 37,437 रुपए देने होते हैं। सफारी के लिए 289 कैंटर और 276 जिप्सी रजिस्टर्ड हैं। एक पारी में 92 जिप्सी और 52 कैंटर जा सकते हैं। दिन भर में 289 कैंटर और 292 जिप्सी जंगल के अंदर जा सकती हैं। आपको यह भी बता दें ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबर आरएएस के कमेंट पर मचे बवाल पर। ब्राह्मण समाज ने इस कमेंट को लेकर नाराजगी जताई है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र कमेंट्स का ये पूरा मामला है। अभद्र कमेंट के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। आरएएस एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया था फॉरवर्ड। आरएएस केसरलाल मीणा ने मैसेज फॉरवर्ड किया था। कुछ आरएएस ने एक मैसेज पर आपत्ति जताते हुए नसीहत दी थी, जिसके बाद आरएएस केसरलाल मीणा ने इस मैसेज को डिलीट कर दिया था। लेकिन अब ब्राह्मण संगठनों में से लेकर आक्रोश है। आरएएस केसरलाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक आरएएस अधिकारी केसरलाल मीणा ने ब्राह्मण समाज और अन्य देवी देवताओं के बारे में जिस प्रकार से अनगढ़ प्रलाप किया है, वो सरासर गलत है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की हरकत करना बहुत ही गलत है। मेरा मानना है कि देवी देवताओं के बारे में ये हमारा एक ऐसा विषय है जिस पर किसी प्रकार की कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, और इस प्रकार की बातें करके अपने आप को लाइमलाइट में लाने का जो प्रयास इन अधिकारी महोदय ने किया, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आरएएस केसरलाल मीणा ने जो कमेंट किया था उसे तो उन्होंने डिलीट भी कर दिया, लेकिन अब ब्राह्मण समाज जो है वो इसके खिलाफ आक्रोशित है। क्या कहना है ब्राह्मण समाज का, क्या मांग है उनकी? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है वो गुरुवार रात का है और आरएएस एसोसिएशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 500 से अधिक आरएएस अफसर जो है वो जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं केसरलाल मीणा। उन्होंने एक विवादित कमेंट जो है वो फॉरवर्ड कर दिया था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो है वो अभद्र भाषा का जो है वो इस्तेमाल उस मैसेज में जो है वो किया गया था। और ये मैसेज जैसे ही आरएएस एसोसिएशन के ग्रुप में आया, उसके बाद कुछ आरएएस अफसरों ने भी इस पर जो है वो आपत्ति जताई कि इस प्रकार की बात जो है वो इस प्रकार से ग्रुप में करना और इस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करना जो है वो सही नहीं है। उसके बाद जो है वो केसरलाल मीणा ने मैसेज तो जो है वो डिलीट कर दिया, लेकिन अब जो है वो इसके स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल जो है वो हो रहे हैं। जगह जगह से इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। ब्राह्मण संगठनों ने इसको लेकर काफी आपत्ति जो है वो जताई है, चाहे बात सुरेश मिश्रा की हो या फिर अन्य संगठनों की बात हो, विप्र समाज की बात हो, तो काफी आक्रोश जो है वो इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है। और अब आरएएस केसरलाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो जी बिल्कुल सौरभ, कार्रवाई की मांग की जा रही है ब्राह्मण समाज की ओर से, लेकिन ऐसे कमेंट्स क्यों किए केसरलाल मीणा ने? क्या इसे लेकर कोई सफाई उनकी ओर से पेश की गई है? क्योंकि इस पर तो खुद आरएएस के लोगों ने भी आपत्ति जता दी। जी बिल्कुल, ये मैसेज काफी आपत्तिजनक है और चूंकि इसमें जिस प्रकार का इस मैसेज में भाषा का इस्तेमाल है और जिस प्रकार से
हिंदू देवी देवताओं पर सीधे कमेंट जो है वो किए गए हैं, जिसके बाद खासी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि केसरलाल मीणा ने जो है वो इस पूरे मामले में अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है, लेकिन अब चूंकि चलिए ठीक है सौरभ, केसरलाल मीणा ने माफी तो मांग ली है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ब्राह्मण समाज का गुस्सा आखिर कब शांत होता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर आपको दिखाते हैं। इसी खबर पर अपडेट आपको बता दें, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ब्राह्मण संगठनों ने मामले में नाराजगी जताते हुए आरएस केसरलाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अब केसरलाल मीणा ने इस पूरे मामले में माफी मांग ली है। आरएस केसरलाल मीणा से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। ये आरोप लगा है आरएस केसरलाल मीणा जी के खिलाफ, और इस वक्त केसरलाल मीणा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या था पूरा मामला, किस प्रकार से ये आपकी किस प्रकार की भावना थी और कैसे आपने मैसेज फॉरवर्ड किया है? ये गांव के ग्रुप से एक मैसेज आया था, मैं उसको डिलीट करना चाह रहा था। इसी दौरान आरएस के ग्रुप में कोई मैसेज आया तो मैं उसको देखना चाह रहा था, उसमें वो क्लिक हो गया और 7 से वो सेंड हो गया, गलती से सेंड हो गया। न तो मेरा किसी हिंदू धर्म के प्रति न तो दुर्भावना थी, है, न रहेगी। मैं स्वयं सनातन धर्म को मानता हूँ, 365 दिन यज्ञ करता हूँ और सालाना 5-6 दिवस के यज्ञ हमारे गांव में आयोजन होता है, उसमें 5-6 दिन गांव में रहता हूँ और सबकी सेवा का अवसर लेता हूँ। क्या इस प्रकार की कोई भी सोच कभी भी नहीं? आप खुद आप बता रहे हैं कि आप तो 365 दिन यज्ञ और धार्मिक कार्यों में रहते हैं, तो कैसे ये मैसेज आया और कैसे आप, क्या तकनीक का ज्ञान नहीं था आपको या फिर इसके पीछे कोई और मंशा तो नहीं थी? मेरी इस प्रकार की न तो कोई मंशा थी, बस वो 7 से वो जब डिलीट की बजाय वो फॉरवर्ड पे क्लिक हो गया और मैंने जब आरएस का ग्रुप देखना चाह रहा था तो उस पर क्लिक हो गया। मेरा इस प्रकार की कोई न तो भावना थी न कोई उद्देश्य था। आप धार्मिक हैं? और मैं तो धार्मिक हूँ, हमेशा पहले से भी धार्मिक था, अभी भी धार्मिक हूँ और मैं धार्मिक रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है केसरलाल मीणा जी, जिन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर अब अपनी सफाई दी है और जिन लोगों की भी भावनाएं जो है आहत हुई है, उन तमाम लोगों से माफ़ी भी मांगी है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का।